आज चुनाव खत्म हो गया है कल के डेट में। आज उसका एग्जिट पोल चल रहा है कल शाम से, और ये कल तक चलेगा। परसों रिजल्ट आएगा, सरकार किसकी बनती है उसका प्रमाण, उस पर मुहर लगेगा। सवाल है, जिस तरह चुनाव आयोग लगातार निशाने पर रही है विपक्ष के, और विपक्ष के किसी भी सवाल का जवाब देना वह उचित नहीं समझती है और तमाम तरह के चीजों को दरकिनार कर रही है। स्वयं चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उनके मातहत है। एक सीजीआई था, उसको निकाल दिया गया है। चुनाव आयोग के गठन समिति में जो था, तो इन तमाम परिस्थिति में चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष चुनाव करा पाएगी, करा पाई है, यह देखा जाएगा। और कल शाम से जो एग्जिट पोल शुरू हुआ है, वो क्या नजारा पेश कर रहा है, इन तमाम चीजों को समझेंगे हम अपने आज के गेस्ट सुब्रत चटर्जी जी से। सुब्रत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है समर भूमि में। नमस्कार आपको। नमस्कार नमस्कार सभी दर्शकों को। सुब्रत जी, ये जो चुनाव आयोग तो निष्पक्ष बोला जाता है, लेकिन जिस तरह विपक्षियों के आवाज को लगातार गला घोंट दिया है, और कल से जिस तरह से एग्जिट पोल में 400 पार का एक मनाया जा रहा है, इसके क्या मायने हैं देख रहे हैं आप? 3-4 पॉइंट्स है जिसको दिमाग में रखने की जरूरत है। एक तो है कि सुबह होने वाली है, माहौल बनाए रखिए। ठीक है, एनडीए के लिए सुबह हो या ना हो, माहौल बनाए रखना बहुत जरूरी है। हारी से हारी हुई टीम भी आखिरी मोमेंट तक मोरल बूस्टिंग के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मैंने हमेशा देखा है, जिस दिन चुनाव के नतीजे आते हैं, यानी फाइनल काउंटिंग के दिन, जो दल या जो क्या कहेंगे उसको, कैंडिडेट 2 बजे तक हार रहा होता है, वो भी कहता है कि अभी तो 2 राउंड की काउंटिंग बाकी है, लास्ट में देखिएगा पासा पलट जाएगा। पासा पलटता होता नहीं है, वो 3 बजे होते होते स्टूडियो छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि उसके बाद रिजल्ट क्लियर हो जाता है कि ये बुरी तरह से हार चुके हैं। ये एक फैक्ट है, सच्चाई है। लेकिन इस बार का चुनाव आप 1952 से लेकर अभी तक किसी भी चुनाव के साथ कोई तुलना आप नहीं कर सकते। इस बेसिक चीज को समझने की जरूरत है। जो ट्रेडिशनल राजनीति होती रही है भारत में, डेमोक्रेसी के लबादे में, जिसमें चुनाव होता है, चुनाव में थोड़ी बहुत धांधली भी होती है, हमेशा से होती रही है, कोई नई बात नहीं है। जैसे करप्शन हमारे देश में हमेशा से होते रहा है, क्राइम हमारे देश में हमेशा से होता रहा है। एक पैटर्न को समझिए जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। हमारे यहाँ करप्शन हमेशा से होता रहा है, लेकिन करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज्ड नहीं किया गया। मैंने करप्ट प्रैक्टिसेस को कानूनी मान्यता नहीं दी गई है। आप मोदी सरकार को देखो, जिस तरह से उन्हें नीतियां बदली अदानी अंबानी को फेवर करने के लिए, बीएसएनएल को डुबाने के लिए, पोर्ट्स देने के लिए, एयरपोर्ट्स देने के लिए। नियम क्या था? कोई भी प्राइवेट सेक्टर का प्लेयर एक से ज्यादा एयरपोर्ट नहीं ले सकता, तो इसलिए उस कानून को मोदी ने बदल दिया। यानी जो कुछ भी गैर कानूनी हमारे देश में था, उसको कानूनी बना दिया गया, किसी एक व्यक्ति को, किसी एक बिजनेस हाउस को प्रमोट करने के लिए। इसको मैं कहता हूं इंस्टीट्यूशनलाइजिंग द करप्शन। ठीक है, इसी तरह से जित चुनाव आयोग में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहेंगे। ये क्या है बेसिकली? ये इंस्टीट्यूशनलाइजिंग द नेपोटिज्म। नेपोटिज्म उसको कहते हैं, जैसे कोई व्यक्ति अपनी विचारधारा लेकर आगे बढ़ रहा है और उसके निहित स्वार्थों की रक्षा के लिए सरकारी संस्थाएं बनाई जा रही है, संवैधानिक संस्थाओं के चेहरे पर कालिक पोत कर उसके शक्लो सूरत को बिगाड़ा जा रहा है।
तो संवैधानिक संस्थाओं का ये सभी को जानते हैं कि कांग्रेस ने भी अपने जमाने में सीबीआई का कभी गलत इस्तेमाल किया, कभी किसी का गलत इस्तेमाल किया। गलत इस्तेमाल समय समय पर होता रहा है, लेकिन उस गलत इस्तेमाल को कानूनी वैधता प्रदान करना ये मोदी सरकार की अनूठी उपलब्धि रही है। इसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनलाइजिंग ऑफ द नेपोटिज्म। अब आइए तीसरे चीज पर, संविधान में। ऐसा हम क्या कह सकते हैं कि मोदी सरकार के पहले जितनी भी सरकारें आई उनके सारे नीतिगत फैसले या कार्यकलाप संविधान के रूप से 100% सही थे? कभी नहीं थे। कई बार इसमें भटकन हुआ है, कई बार इसमें व्यतिक्रम हुआ है, लेकिन मोदी सरकार ने महाराष्ट्र के केस में और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के केस में, जहां पर इन्होंने धनबल के आधार पर एमएलए खरीदकर जिस तरह से गैर कानूनी गैर संवैधानिक तरीके से सरकारें चलाई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह गैर संवैधानिक है, फिर भी हम हटा नहीं सकते, वो एक अलग किस्सा है, लेकिन गैर संवैधानिक तो किया। तो इसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनलाइजिंग द सबवर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, माने संविधान को खत्म करने को कानूनी वैधता वैध रूप देना। तीसरी चीज। चौथी चीज आप ले लो, नोटबंदी। नोटबंदी का अधिकार प्रधानमंत्री को नहीं है, लेकिन जिस समय नोटबंदी हुई वो क्या हुआ, वो डिक्टेटरशिप का एक नमूना था। तो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर में इंस्टीट्यूशनलाइजिंग द डिक्टेटरशिप, यानी डिक्टेटरशिप अधिनायकवाद को कानूनी मान्यता देना और अधिनायकवाद को संवैधानिक वैधता प्रदान करने की दिशा में मोदी सरकार द्वारा उठाया गया कदम थे। इसी कड़ी में आगे बढ़ के चुनाव आयोग को हैक करने के बाद कड़ी में आगे एक और चीज हुई है मोदी सरकार में, जिसको हम कहते हैं डीक्रिमिनलाइजिंग द क्राइम। और जिसको जिस मनुष्य या व्यक्ति के समूह के द्वारा किए गए ऐसे कार्य जो कि किसी भी सभ्य समाज में क्राइम की परिभाषा में आते हैं, उनको उस परिभाषा से बाहर निकालना। देखो, बिल्किस बानो के रेपिस्ट लोगों को जमानत देकर, मैंने उनको फ्री करके केस हटाकर, आसिफा के बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकालकर, राम रहीम को 50 बार पैरोल देकर उसके जैसे रेपिस्ट को, आपने क्या किया है कि जो भी सभ्य समाज में जिसको रेप को, हत्या को, जनसंहार को क्राइम माना जाता है, उसको आपने डीक्रिमिनलाइज कर दिया, उसको आपने क्राइम की परिभाषा से बाहर निकाल दिया। गोया कि ये एक बहुत ही सभ्य, सुसंस्कृत और देश के लिए बढ़िया, समाज के लिए बढ़िया उठाया गया कदम। तो ये जो चीजें मैंने गिनाई है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द डिफरेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल थिंग्स से लेकर डीक्रिमिनलाइजिंग ऑफ द क्राइम, इसी कड़ी में देखोगे तो ये एग्जिट पोल, एग्जिट पोल अमेरिकन इलेक्शन से शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है। 1937 में शायद पहली बार हुआ था एग्जिट पोल। तब से लेकर आज तक जितने भी एग्जिट पोल हुए हैं, एक भी सही नहीं निकला, नॉट ए सिंगल। इसके बावजूद ये धंधा, ये व्यापार चलते रहता है। आज जब राजनीति, व्यापार और समाज और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बीच में जो लकीरें खींची गई थी किसी जमाने में, वो सारी लकीरें मिट गई हैं, मिटा दी गई हैं। तो एग्जिट पोल को आप बाजार से भी जोड़कर देख सकते हैं। मान लो आज के एग्जिट पोल में मोदी को 400 सीट नहीं दिया जाएगा, तो कल सेंसेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बाजार पर क्या हालत होगी? ब्लड बाथ हो जाएगा।
रातों रात 10 लाख करोड़ रुपए लोगों के लौट उड़ जाएंगे। अगर कोई चैनल आज रात 12 बजे भी दिखा दे कि मोदी जी को मेजोरिटी नहीं आ रही है, तो कल सुबह मार्केट खुलने के बाद उसकी हाल देखें। और इसके साथ आप जोड़ लीजिए, पिछले कई दिनों में अंबानी, अदानी, टाटा ग्रुप ने बाजार से आईपीओ नया जारी करके अपने शेयर की बिकवाली करके 70,000 से 1.5 लाख करोड़ रुपए तक बाजार से उठाए। ठीक है, अगर मान लो कि बाजार मंडे के दिन खुलते ही क्रैश हो गया, निफ्टी चला गया 500 अंक नीचे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 20,000 के नीचे आ गया, तो आप समझ रहे हैं इसका असर क्या पड़ेगा भारतीय पूंजी बाजार पर। हाँ जी, भारतीय शेयर मार्केट जो है 300 लाख करोड़ का है। भारतीय शेयर मार्केट कोई छोटा मोटा मार्केट नहीं है। ये मालदीव और बांग्लादेश का पाकिस्तान का शेयर मार्केट नहीं है, नहीं साउथ अफ्रीका का है। अगर शेयर मार्केट का स्ट्रेंथ आप लोगे तो ये ग्रेट ब्रिटेन के बराबरी करता है। तो 300 लाख करोड़ में होता क्या है कि शेयर मार्केट अगर 100 पॉइंट गिरता है तो बाजार से 10 लाख करोड़ रुपए गायब होते हैं। ये सिंपल इक्वेशन है। ये कोई भी अर्थशास्त्र का आदमी, बाजार का मार्केट ऑब्जर्वर आपको बता देगा। तो इस बाजार को बचाए रखना है। कैसे बचाए रखेंगे? अब जब बाजार गिर रहा था इलेक्शन के समय, तब देखो एलआईसी, स्टेट बैंक वगैरह ने अंबानी, अदानी, टाटा ग्रुप, बड़े जो ब्लू चिप जो कंपनीज हैं, उसमें इन्होंने 70-80 हजार करोड़ रुपया लगा दिया गिरते हुए बाजार को थामने के लिए। सेंटिमेंट ये जाएगा, जब एलआईसी उसमें पैसा लगा रही है तो रोहित शर्मा क्यों नहीं लगा सकता, एस चटर्जी क्यों नहीं लगा सकता? हमसे बड़े एक्सपर्ट तो एलआईसी में जरूर बैठे, लेकिन हम लोग जो जानकार हैं, हम लोग जानते हैं कि ये सारी चीजें मोदी सरकार एलआईसी से, एसबीआई से गन पॉइंट पर करवाती है। बिल्कुल। पहली बात, गन पॉइंट पर वो अपनी स्वेच्छा से नहीं करेंगे। उनका इकोनॉमिक विजडम इस बात की गवाही नहीं देगा कि अदानी जैसे डूबते हुए जहाज में वो पैसे लगा दे, लेकिन गन पॉइंट पर लगाया जाता है। रीढ़ की हड्डी किसी के पास है नहीं, लोया कोई बनना चाहता नहीं। नतीजा साफ है। तो एक अब एक तुम दर्शकों को एक बहुत अच्छा किस्सा सुना देता हूं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जिस समय हिटलर पूरी तरह से लंदन पर बमबारी कर रहा था, तो ब्रिटिश लोगों ने लंदन में एक बहुत बड़ा फसाडे बनाया। फसाडे मतलब होता है एक बहुत ऊंची दीवार उसने खड़ा की, जिसमें दरवाजे, खिड़कियों के चित्र बनाए गए। लगा कि ये बहुत बड़ा एक ऑफिशियल बिल्डिंग है। तो हिटलर के जहाज जो आते थे, वो उस समय टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, तो वो लोग ऊपर से देखते थे कि चलो एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है, सारे उसी पर बम बना के गिरा के चले आते थे। और जो वेस्टमिंस्टर हॉल है, जो इंग्लैंड की कैबिनेट है, पार्लियामेंट वगैरह है, वो सब बच जाते थे। तो ये फसादे क्रिएट करना होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आई बात समझ में? हाँ तो मोदी गवर्नमेंट ने विकास कुछ किया हो या नहीं हो, इसका ढिंढोरा पिटा है और फैसाडे क्रिएट किए हैं इन्होंने। तो आप उन फैसाडे पर बात करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो इंटेंट है उसको आप नहीं देख पाते। वो तो आपको धोखा देने के लिए खड़ा किया ही गया है, चाहे रोबस्ट शेयर बाजार हो, चाहे कुछ भी हो। विदेशों में डंका फंका इतनी देर से बातें सुनते हो ना, ये सब फैसाडे हैं। अब लौट के आते हैं असल सवाल पर। ये एग्जिट पोल ये एग्जिट पोल किसने दिखाया? गोदी मीडिया ने दिखाया। गोदी मीडिया जिसको हिम्मत नहीं है मोदी जी से एक ढंग का सवाल करे, आपको क्या लगता है कि वो दिखाएगा कि मोदी जी हार रहे हैं? उसके पेटी में दम है। और उस देश में, जिस देश में सुप्रीम कोर्ट के पेडी में दम नहीं है कि 10 साल में संजीव भट्ट को जमानत देकर बाहर निकालकर मोदी की सच्चाई को दुनिया के सामने ला सके,
जो कि एब्सोल्यूट पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। सेक्शन 142, 143 एक सेकंड में सरकार को डिसमिस करके प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर को जेल भेज सकती है। जब उसके पेडी में दम नहीं है तो ये 2 टके के जो नोएडा वाले चैनल हैं जो सरकारी विज्ञापन पर जिंदा रहते हैं, जी हुजूरी करना इनका धर्म है, इनसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि यह सही का एग्जिट पोल दिखाएंगे? किस हिम्मत से दिखाएंगे? यानी कुत्ता मालिक पर ही भौंकेगा, तब तो कुत्तों लेकिन पर से भरोसा ही उठ जाएगा दुनिया में। बिल्कुल श्रोतो जी, लेकिन एक चीज हम बोलना चाहेंगे, अभी आपने बहुत अच्छा चीज बताया कि जो भी असामाजिक चीज था, सामाजिक रूप से जो चीज अवैध मानी जाती थी, मसलन अपराध माना जाता था, अपराध माना जाता था। डकैती करना, भीख मांगना या चोरी करना, उन तमाम चीज को लीगलाइज कर दिया गया है। और लीगलाइज अभी कर। का मामला तो दिख ही रहा है, जो उसने कि 2900 से अधिक महिलाओं का बकायदा रेप करने का वीडियो बनाया है, और उसको मोदी जी बोल रहे हैं कि हमारा आदमी है, मेरा हाथ है, मजबूत कीजिए इसको। ये एक चीज अरे हुआ, लेकिन मेरा वो एक कहना छोड़िए ये ना सुन भाई, रहा है। मणिपुर में क्या हुआ? बिल्कुल मणिपुर में जहां नग्न करके घुमाया गया औरतों को, और उसके बाद भी वो सरकार वहां पर टिकी हुई है, तो व्हाट आर यू जी डूइंग? आर यू नॉट लीगलाइजिंग द क्राइम? जी आर यू नॉट? बिल्कुल देखो, प्रोटेक्शन टू एनी क्रिमिनल इज इक्वल टू लीगलाइजिंग द क्राइम। ये सिंपल चीज है। जब भी आप किसी अपराधी को राजनीतिक संरक्षण देते हैं, इसका मतलब यही होता है कि आपने अपराध को कानूनी मान्यता दे दी है। इसके सिवा दूसरा कोई मतलब नहीं होता। सुब्रत जी, ये जो अभी जो बताया आपने है कि एग्जिट पोल का मतलब एक ये भी होता है कि मोदी सरकार का कल जो संसद खुलने वाला है या उसका जो भी चीज है, एक तो यह भी मतलब हो सकता है ना कि ये जो परसों जो मतगणना होगा उसमें जो हेरफेर किया जाएगा, चाहे ईवीएम 19 लाख ईवीएम का हेरफेर हो, या फिर अधिकारियों का ईवीएम माध्यम से हेरफेर हो, या फिर 1 करोड़ 7 लाख तो उसी समय हो गया था, दूसरे या तीसरे चरण में ही हो गया था, जो एक्स्ट्रा वोट पर आ गया काउंटिंग में, और अब तक पता नहीं 2-3 करोड़ तो हो ही गया होगा। इतने सारे वोटों को ना कुछ कोई विरोध ना कर सके, इसके लिए एक वो तो मैंने माहौल शुरू में ही वो तो मैंने शुरू में ही कह दिया है, होने वाली है सुबह, माहौल बनाए रखिए। कौन सी किस बिल्कुल माहौल की बात मैं कर रहा हूँ? जी। श्रोता जी, तब यहाँ एक सवाल रहेगा कि एक ऐसे माहौल में आज से तकरीबन 50 साल 55 साल पहले एक शख्स हुए थे, आई थिंक पश्चिम बंगाल में, चारू मजुमदार। चारू मजूमदार। उन्होंने एक स्लोगन दिया था उस वक्त में कि चुनाव एक धोखे की टट्टी है, इसका बहिष्कार करो। तो इस समय जो लोग चीजों को समझ पाए, कुछ ना समझ पाए, आज की परिस्थिति में जब हम इस चीज को फिटिंग करते हैं, तो ऐसे में जब चुनाव आयोग की विशेषता लगभग खत्म हो गई है, चुनाव आयोग बिल्कुल नपुंसक हो गया है, उसका कोई वजूद नहीं नहीं बचा। रोहित जी, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता का सवाल नहीं है। सवाल पूंजीवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता की। बिल्कुल। अब पूंजीवादी तो लोकतांत्रिक व्यवस्था समय क्रम में, काल क्रम में इतना सड़ जाएगा कि जहां से सड़ांध आती रहेगी, दुर्गंध आता रहेगा। इसकी भविष्यवाणी चारू मजुमदार ने 1963 में किया था। बिल्कुल वो चीज सुब्रत जी, आज हम देख रहे हैं। मेरा सवाल यहाँ रहेगा कि ऐसे अविश्वसनीय चुनाव से बनी हुई सरकार की विश्वसनीयता कितनी बनेगी पता नहीं, लेकिन ऐसे माहौल में जो राजनीतिक पार्टियां जो हैं आज के दौर में, उसके सामने क्या विकल्प बचता है मौजूदा सत्ता के स्थिति में? देखिए, बड़ा टेढ़ा सवाल है, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस और बाकी राइट विंग पार्टी संसदीय राजनीति में विश्वास रखने वाले दल क्या करेंगे। सवाल ये है कि ये क्या करने के काबिल है। जी करेंगे तभी तो, जब कुछ करने के काबिल हैं। जूम कॉन्फ्रेंस और टेली कॉन्फ्रेंस और प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो कुछ होने वाला है नहीं। सड़कों पर उतरने की कुवत नहीं है। मैं 1000 बार कह चुका हूं
कि लोकतंत्र बचाने की लड़ाई जो होती है वो सड़कों पर लड़ी जाती है, वो न संसद में लड़ी जाती है, न कोर्ट में लड़ी जाती है, न प्रेस कॉन्फ्रेंस में लड़ी जाती है, न चुनावी सभाओं में लड़ी जाती है। इनमें माहौल की तैयार किया जाता है इनके जरिए। आप टूल्स को सॉल्यूशन नहीं मान सकते। इंजेक्शन जब दिया जाता है ना, जो इंजेक्शन देने के लिए जो आपका सिरिंज होता है वो एक जरिया है। सिरिंज आपको ठीक नहीं करता, उसमें जो पड़ी हुई दवा रहती है वो ठीक करती है। वो दवा क्या है? सड़कों पर उतरो, बवाल काटो, गदर मचा दो, है दम। नहीं है तो घें घें करने से क्या होगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इससे कुछ नहीं होने वाला। 4 तारीख को आप अगर ओपन धांधली हो गई, आप कह रहे हैं, एक खबर चली कि 150 डीएम को अमित शाह ने फोन किया। कुछ लोग खंडन कर रहे हैं, कुछ लोग ये कर रहे हैं। मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, कर भी सकते हैं, क्योंकि भारत जैसे नपुंसक 140 करोड़ नपुंसक जनता के देश में 150 अनिल मसीह ढूंढना कौन सी बहुत बड़ी बात है। आपने एक अनिल मसीह को देखा है ना? भारत में कितने जिले हैं? 159 या 163, ऐसे ही कुछ नंबर है। उसमें से 150 हिजड़ों को ढूंढना कौन बहुत बड़ी बात है? और पिछले 10 साल में हम लोग देख चुके हैं कि आईएएस से बड़ा हिजड़ा कोई नहीं होता। अच्छा सुब्रत जितने जी, आज बैठे हुए हैं राजीव कुमार, आईएएस कल तो हैं। कल जो काउंटिंग चलेगा तो परसों कल नहीं, 4 तारीख बस को, तो उसमें क्या राजनीतिक दलों का जो वहां पर समूह जुटेगा वहां पर, तो वो लोग देख पाएंगे जिसको कि किस तरह से काउंटिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, सारे क्या देख पाएंगे, सारे उस फ्रॉड के साक्षी रहेंगे, सारे वहां पर प्रोटेस्ट करेंगे, सुप्रीम कोठा पर जाएंगे, कोठे पर मुजरा होगा। हमारे मुख्य न्यायाधीश देश के सर्दियों का मजा ले रहे हैं विदेशों में, जबकि भारत आज आजादी के बाद सबसे बड़े ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होता? भविष्य क्या वो दिखता है भारत में अंधकार, चुनाव? अंधकार। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि हम एक अंधेरी सुरंग में समाने के लिए जा रहे हैं। अगर ये सुब्रत सक्सेसफुल अगर सुब्रत ये जी, मेरा सक्सेसफुल सवाल हो आपसे गए तो। होगा, सुब्रत जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे होगा। ये जो किसान आंदोलन ने साल भर तक चलाया आंदोलन, क्या वह एक रास्ता हो सकता है? मैंने वो चीज बार बार मैंने पॉडकास्ट में ही कहा है, किसान आंदोलन जो है वो एक स्टेटस कोई यथास्थितिवादी दक्षिणपंथी, सैद्धांतिक रूप से दक्षिणपंथी आंदोलन था, जिसमें व्यक्ति और समूह का स्वार्थ जो है वो एक जगह पर आके खड़ा हो गया। इसलिए वो लोग एकता छोड़ करके अपनी बात उन्होंने सरकार से मनवा ली। लेकिन मोदी जी अगर थर्ड टर्म में आएगी तो 700 किसान तो वैसे मरे थे, वो 7 लाख किसानों को गोली मार देंगे और तीनों कृषि कानून को वापस ले आएंगे। आपको याद होना चाहिए, तीनों कृषि कानून को वापस मौखिक रूप से लिया गया है, संसद में नहीं लिया गया। जी। तो ये दुर्भाग्य देखने के लिए देश तैयार रहे अगर यह तेना प्रकार में नरेंद्र मोदी दोबारा सत्ता में आ जाते हैं। अब ये सुब्रत हमारे आखिरी उम्मीद जानते हो मजेदार बात क्या है इस पूरे प्रकरण में? इस देश के लोकतंत्र को बचाने की आखिरी उम्मीद हमें उन्हीं अधिकारियों से है, उन्हीं ऑफिशियल से है, डीएम से है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से है, रिटर्निंग ऑफिसर से है, जिन पर हम भ्रष्टाचार, कदाचार का आरोप लगाते हुए थकते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का पिलर गिर जाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट का खत्म हो जाने का, भारत में सुप्रीम कोर्ट मर चुकी है, संसद है नहीं। तीसरा पिलर कौन है? तीसरा पिलर कौन है? ब्यूरोक्रेसी। यही ब्यूरोक्रेसी। है ना? ब्यूरोक्रेसी मतलब कौन? वही डीएम, वही एसपी। अब इनकी ईमानदारी पर निर्भर करता है कि ये अगर ईमानदार रह गए
वोट काउंटिंग के समय, तब तो देश बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। तो घूम फिर कर वही हुआ ना विभिन्न कि राजनीतिक बाबू, दलों में विभिन्न राजनीतिक दलों, भारत में हजारों राजनीतिक दल हैं और सैकड़ों पार्टियां चुनाव लड़ रही है। इसी में इससे एक अलग एक पार्टी और है जो चुनाव नहीं लड़ती है और वह अपने आप को चारों मजूमदार का वारिस होने का दावा करते हुए जंगलों में या पहाड़ों के बीच में संघर्ष कर रहे हैं। उसे माओवादी कह करके क्या कहा जा सकता है, कहा जा रहा है। वो असल में वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी है। तो ऐसी तमाम परिस्थिति में क्या लगता है कि माओवादी कुछ दिख रहा है, इसमें कुछ कर नहीं सकता है नहीं, क्या? देखो सवाल यह है ना कि रिवोल क्रांति कब होती है किसी भी देश या समाज में? राजनीतिक बोलो, सामाजिक बोलो, क्रांति तो कई स्तर पर होते हैं ना। ज्योतिबा फुले ने जब शिक्षा का अलग जगाया महिलाओं के बीच में, वो एक क्रांति थी सामाजिक। राजा राममोहन राय ने जो सती प्रथा बंद किया, वो एक सामाजिक क्रांति थी। इसी तरह से सामाजिक राजनीतिक क्रांतियां होती रहती है देश में। तो कब होती है? जब मौजूदा व्यवस्था के प्रति पूरी तरह से मन घृणा से भर जाता है, पूरी तरह से आपका मौजूदा व्यवस्था के प्रति विश्वास खत्म होता है, जिसको डिसइल्यूशनमेंट कहते हैं, जिसको हर तिलस्म टूट गए, हर उम्मीद खत्म हो गई, कोई उम्मीद नजर नहीं आती। फैज एक अहमद मिनट, फैज, एक मिनट, एक मिनट, एक ये मिनट। जो डिसइल्यूशनमेंट है, टोटल निराशा व्यवस्था के प्रति, जब तक लोगों के, जनता के मन में नहीं पनपेगी, तब तक लोग ऑल्टरनेटिव समानांतर व्यवस्था की तलाश में नहीं। ये श्रोता जी, ठीक उसी तरह की बात है, जब तक आप, कई ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में जब तक अनाज रहता है तब तक वो रोटी की तलाश में नहीं निकलते, काम की तलाश में नहीं। यह भारतीय श्रोता जी, जनमानस। हम एक चीज बोलना चाहेंगे, आपको जानना चाहेंगे कि अ, हमारे पड़ोसी मुल्क के नेपाल में एक राजा हुआ करते थे, वीरेंद्र साहब, वीरेंद्र सिंह। तो जब वो राजा थे तो वहां पर माओवादी भी थे जो हथियारबंद लड़ाई कर रहे थे। तो वीरेंद्र सिंह जब हथियार अपने सेना को भेजते थे लड़ने के लिए माओवादियों से, तो वह लोग माओवादी जो पहाड़ पर छिप जाते थे, वीरेंद्र सिंह सेना को वापस बुला लेते थे। फिर माओवादी नीचे उतरते थे, फिर उत्पात करते थे, तो फिर थोड़े बाद भेजते थे माओवादी से लड़ने में सेना को। गुरिल्ला वार चल रहा था। हाँ, लेकिन लेकिन जब उनकी हत्या हो जाती है और हत्या कर दी गई उनकी परिवार सहित, तो उनका भाई ज्ञानेंद्र सिंह राजा बने। उन्होंने शाही फौज को बुला दिया माओवादियों को मारने के लिए। इसका एक उल्टा प्रतिक्रिया हुआ और पूरी राजशाही ही वहां से उखड़ गई। हजारों लाखों जनता संसद को घेर लिया, आजाद महल को घेर लिया। तो क्या आपको भारत में यह चीज दिखता है कि अगर मोदी सरकार दोबारा सत्ता में आती है, आतंक बढ़ाती है, तो जनता इसमें विद्रोह का दिशा में आगे बढ़ सकती है? संसद जनता घेराव। विद्रोह के, जनता विद्रोह के, देखो, जनता विद्रोह के लिए हमेशा तैयार होती है, लेकिन उनको क्या करना पड़ता है, राजनीतिक दल उनकी अगुवाई करे तब तो। ऐसा तो नहीं कि जनता अपना काम काज छोड़ के, नौकरी छोड़ के, दिहाड़ी छोड़ के, स्कूल कॉलेज छोड़ के रास्ते में उतर जाती है रातों रात। उनको तो लामबंद करना पड़ेगा ना। कौन करेगा? इसलिए विकट निराशा के दौर में भी जनता क्रांति इसलिए नहीं कर पाती है क्योंकि उनको पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं मिलती। और जो पॉलिटिकल लीडरशिप देने वाले हैं, वो 3 MP सीट के लिए बिहार में लड़ रहे हैं, कहीं पर 1 MP सीट के लिए लड़ रहे हैं। वो संसदीय राजनीति के तलवे चाट रहे हैं। तो उनकी जो मारक क्षमता है, लड़ने की क्षमता है, जुटारू क्षमता है, वो तो वैसे ही खत्म कर हो चुका है। दक्षिण पंथियों से क्या उम्मीद? वो तो वैसे ही कुछ नहीं कर सकती। तो मेरा मेरा एक सवाल रहेगा कि इन निराशा के दौर में को माओवादी कितना पाएंगे, या माओवादी इसको कितना फायदा मिलेगा उनको? बिल्कुल फायदा मिलेगा, क्योंकि अब वो लोग, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, देखो, बेसिक ट्रुथ क्या है। अब हम कुछ दूसरे आंकड़ों पर आते हैं, आर्थिक आंकड़ों पर आते हैं। ठीक है,
अगर शहर में महंगाई की दर, खुदरा महंगाई की दर 6% है, 6% है, गांव में ये 8.4%। लेकिन शहर में जो आमदनी है सालाना, उसका औसत अगर हम लें तो वो अगर 5 लाख है या 3 लाख है, तो गांव में वही औसत घर के 1 लाख से नीचे आ जाता है। मतलब जहां जितनी ज्यादा गरीबी है वहां उतनी ज्यादा महंगाई है। यही हो गया ना। जी। अगर शहरी बेरोजगारी की दर 7% है तो गांव की बेरोजगारी की दर 12% है। मतलब गांव में बेरोजगारी ज्यादा है, कमाई कम है, और महंगाई ज्यादा है। हम्म। क्योंकि माल तो शहरों से गांव की तरफ जाता है ना। देखो, कच्चा माल गांव से शहर की तरफ जाता है, और तैयार माल शहर से गांव की सर। तरफ जाता है। यही तो बाजार है ना। धान तो खेत में पैदा होगा, हम्म। चला जाएगा शहर, वहां चावल बनेगा मिलों में, वो चावल फिर गांव में जाके बिकेगा। तो गांव जो होता है वो रॉ मटेरियल को सप्लाई करने का सोर्स होता है, जी। और शहर जो होता है वो फिनिश्ड गुड को सप्लाई करने का होता है। इसीलिए जो शहर से फिनिश्ड गुड जाते हैं गांव में, उनके जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, उसमें जो बीच के बिचौलिए हैं, दलाल है, आड़तिया है, आड़तिया से फिर तुम्हारा होल ट्रेड से होलसेलर है, होलसेलर से रिटेलर है, सभी अपना मुनाफा जोड़ते जोड़ते गांव में जाकर माल पर पहुंचता है, तो वो शहर से महंगा बिकता है। शहर में कई चीजें आपको एमआरपी के नीचे मिल जाएंगी, गांव में कोई चीज आपको एमआरपी के नीचे नहीं मिलेगी ब्रांडेड आइटम में। तो मतलब क्या है कि दूसरी तरफ गांव जब, गांव हमारा क्या है, उसको एग्रीकल्चर सेक्टर मान लो। 90% गांव तो एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही डिपेंडेंट है। 10% में जंगल है, पहाड़ है, खनिज है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, कृषि उत्पादन को वाजिब दाम नहीं मिल रहा। मतलब कि गांव का माल जब शहर पहुंचता है मंडियों में, तब उसको उसका वाजिब कीमत नहीं मिल पाती है, क्योंकि मंडी एक है, सप्लायर 400 है। तो मंडी वाला जो है वो बार्गेनिंग के बेटर पोजीशन में है। अरे रामचरण जी, आपका माल तो 40 रुपए किलो आप दे रहे हो, और अब ठेलावन जो है वो 38 रुपए में दे रहा है, देना है तो दो, नहीं तो जाओ। वो कहाँ जाएगा? वो तो प्रोड्यूस लेकर आ गया है, वो माल बेचने के लिए आया, वो मंडी बनाने के लिए नहीं आया जी। है ना। मंडी तो उस आर्थिक व्यवस्था का रीढ़ है जो कि शोषण पर आधारित है। यही मंडियां जब सरकारी होती है तो वहां पर एक ही दाम में सबसे खरीदा जाएगा, उचित मूल्य पर खरीदा जाएगा। तभी एमएसपी की बात आएगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। वहां पर बार्गेनिंग नहीं होगी, ब्लैकमेलिंग नहीं होगी, सरकार इससे भागना चाहती है, इसलिए सरकार मंडियों में खरीदारी नहीं करती। नहीं करने का मतलब क्या है? जो गांव के उत्पाद हैं उसको बाजार के हवाले कर देना, उसकी कीमत को। अब बाजार जो है वो हमेशा उत्पाद का गलत दाम लगाएगा, सही दाम तो लगाएगा नहीं। मार कौन खाएगा? छोटे किसान। इसके साथ मजदूरी घटेगी। किसान जब देखेगा हमको मुनाफा नहीं हो रहा है, तो खेती और मजदूरों की मजदूरी वो बढ़ाएगा या घटाएगा? घटाएगा। घटाएगा। तो ये जो सिंपल इकोनॉमिक्स के फॉर्मूला है, यहाँ पर बड़े बैठे बैठे प्रचंड बुद्धिजीवी लोग जो है गोबरपट्टी के, उनकी बात ही नहीं समझ में आती है दिमाग। दीज आर मैक्रो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, directly related, not inversely, in direct proportion to one another। कैसे इकोनॉमी बर्बाद होती है? उचित मूल्य अनाज का नहीं मिलना खेत मजदूर की मजदूरी को घटा देता है, गरीबी बढ़ा देता है, मुद्रास्फीति बढ़ा देता है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है सर। इसको कोई ये रॉकेट साइंस तो है नहीं। तैयार करता है। वो तैयार करता है, और वही जमीन जो तैयार होती है वो क्रांति के लिए तैयार होती है। अब उसको गोलबंद करने की जिम्मेदारी जो है वो राजनीतिक दलों पर, खास करके लेफ्ट पर है, राइट पर तो है नहीं। लेफ्ट बटा हुआ है, बिखरा हुआ है।
लेकिन मूलतः लेफ्ट दो धाराओं में बटा हुआ है, संसदीय राजनीति करने वाले लेफ्ट और गैर संसदीय राजनीति करने वाले। तो गैर संसदीय राजनीति करने वाले लेफ्ट का फ्यूचर भारत में दिनों दिन बेहतर हो रहा है, ब्राइट फ्यूचर क्योंकि है। जितनी इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ेगी, हम लोग तो मार्क्सिस्ट हैं, हम लोग तो जानते हैं इकोनॉमी डेड चीज है, बाकी कोई बात तो है नहीं। देर सवेर तो वहीं पर आएगी बात, आज आए कल आए 10 साल बाद आए, और रास्ता वही बचेगा। तो मोदी टर्म 3 अगर होता है तो समझो कि भारत में माओवादी क्रांति जो शायद 50 साल बाद होती, वो 5 साल बाद हो जाएगी। ये कंट्रीब्यूशन मोदी का रहेगा क्रांति के प्रति, मोदी का ऐतिहासिक। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये मैं पहले भी आप लिख चुका हूँ, ये ऐतिहासिक योगदान है। मुझे मोदी सरकार से घृणा नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गोबरपट्टी के जलील लोगों के लिए जो 5 किलो राशन में भीख मांग के हैं करके, चमचागिरी दलाली करके जो जिंदा रहने को रेंगते हुए कुत्ते जैसे जिंदगी बिताते हुए अपने को धन्य समझते हैं, आएगा तो मोदी ही गाते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं, उनके लिए मोदी बिल्कुल ठीक आदमी है। जो लतियाने जुतियाने के काबिल है उसको लतिया जुतिया जाता है, उसको पलक पावड़े नहीं बिछाया जाता। दे डिजर्व इट। और जब वो होता है तो ये क्या कर रहे हैं, ये क्रांति की ज्वाला में घी डाल, जी बहुत बिल्कुल। अच्छा काम है। थैंक यू मोदी जी फॉर दिस। आपको थैंक यू दुनिया मोदी इंडिया जी। में नहीं मिले। साथ ही इसके साथ ही सुब्रतो जी हम अपना स्ट्रीम समाप्त करते हैं और हाँ जनता से जरूर कहेंगे कि आप की जिंदगी है, आप देखिए राजनीतिक पार्टियों से जरूर कहेंगे कि पार्टियां दो तरह की है, संसदीय और गैर संसदीय। अब किनका ब्राइट है वो सुब्रतो जी ने बताया, अच्छी तरीके से व्याख्या भी किया उन्होंने और बताया कि संसदीय राजनीति का भी बहुत अच्छा भविष्य निकलेगा, ब्राइट है मोदी सरकार के दौर में। बहरहाल जो भी है आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए और कल हम इस सवाल पर आगे और बढ़ेंगे और संदेश थाली पर भी हम कल बात करेंगे अपने अतिथि जी से, जानेंगे बिल्कुल कि थाली में किस तरह से चीजें चल रही थी। बहरहाल बिल्कुल। अपना आज का स्ट्रीम समाप्त करते हुए अब आपसे अनुरोध करेंगे कि को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छा संभव आर्थिक मदद देने का भी प्रयास कीजिए। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।